नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट ऑर्डर की खबरें अब विस्तार से। पंजाब के एक वकील ने रविवार को टिकरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अपना जीवन समाप्त कर लिया। पंजाब के जलालाबाद बार एसोसिएशन के एडवोकेट अमरजीत सिंह को रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PGIMS ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसा PTI की रिपोर्ट में बताया गया है। सिंह द्वारा कथित रूप से एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है, जिसका शीर्षक है लेटर टू मोदी द डिटेक्टर, जिसमें कहा है कि वो केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं, ताकि सरकार को लोगों की आवाज सुनने के लिए मजबूर किया जा सके। PMC बैंक घोटाले में पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का समन मिलने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत भड़क गए हैं। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। राउत ने कहा कि महिलाओं को टारगेट करना कायरता है। 10 साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने, 10 साल पुरानी। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है। उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। अगर आप मेरे राज्यसभा के जो प्रॉपर्टी के एफिडेविट होते हैं, हमने कोई छुपाई ये बात नहीं है। 50 लाख का जो हमारा लोन है वो हमने दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूँ। नीरव मोदी और विजय माल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, घर की महिलाओं को निशाना बनाना कायरता का काम है। हम किसी से डर नहीं रहे और मांगे गए जवाब के अनुसार ही प्रतिक्रिया देंगे। ईडी को कुछ पेपर चाहिए थे, जिसे हमने समय पर सबमिट कर दिए। राउत ने आगे कहा कि पिछले 1 साल में शरद पवार, एकनाथ खड़से और प्रताप सरनाईक को नोटिस मिले हैं और अब आप लोग मेरे नाम की चर्चा कर रहे हैं। इन सभी लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये सिर्फ एक कागज है और कुछ नहीं। तो बीजेपी की परिवार से आ रहे हैं और महत्वपूर्ण लोग जो मध्यस्थ हैं, वो बार बार मुझे ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप उसमें मत पड़िए। ये सरकार हम किसी भी हालत में गिराने वाले हैं। हमारे पास केंद्र की सत्ता है, पूरी ताकत है, हमारे पास ईडी है, CBI है, इनकम टैक्स है। और एक सूची हमें दिखाई, उसमें प्रताप सरनाईक का भी नाम था। आपने देखा उसका क्या होगा? तो हम सबको टाइट कर देंगे, टाइट कर देंगे शब्द है, और ये सरकार हम गिराएंगे। मैंने कहा हिम्मत है तो गिरा के दिखाइए, आप महाराष्ट्र में बचेंगे नहीं। सर, आपकी और फडणवीस जी की मुलाकात हुई थी, क्या उस मुलाकात में इस तरह का नहीं कोई क्या उनकी तरफ से? देखिए, उससे आप देवेंद्र जी की कोई बात मत करिए, ये और लोग हैं। कौन नेता है बीजेपी के जो आप? मैं समय आते उसका पूरा पोर्टफोल करने वाला हूँ। मेरे पास उसके पूरे एविडेंस है। सर, क्या आप ये जानने वाले हैं कल क्या जिस तरह से भेजा गया है, तो क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, मुझे
अब तक ये पता नहीं है कि किस सिलसिले में ये नोटिस है। जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में ईडी ने मुझे पत्र लिखा था, वो डॉक्यूमेंट्स हमने 2 बार उनको भेज दिया। जो जो उनको कागज चाहिए वो हमने दिए। इस देश में करोड़ों के घपले हुए हैं। ईडी वहां तक पहुंचने के बाद छोड़िए, सोचा भी नहीं कि इनका इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन 10 साल पहले 50 लाख हमने कर्ज लिया था, उसके बारे में ईडी को बहुत अचानक इंटरेस्ट जाग उठा है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है जो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। नाम आपके पास है, तो ये क्या आप ईडी को देंगे कब देखिए? जल्दी ही दूंगा मैं। और मेरे पास ऐसी लिस्ट है जो ईडी के लिए अगर कुछ काम नहीं होगा तो 5 साल तक मेरी लिस्ट पर ईडी काम करते बैठेगी। इतना मेरे पास मसाला मैं भेज रहा हूँ। हमारा क्या, हमारा तो 50 लाख का लोन का मामला है ना। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने एडवोकेट महमूद प्राचा के दफ्तर में दिल्ली पुलिस की छापेमारी की निंदा की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक वकील पर पुलिस हमले पर भी रोष जताया है। SCBA ने एक बयान जारी कर एडवोकेट प्राचा के दफ्तर से गोपनीय जानकारियां जब्त करने की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण कहा है। बयान में कहा गया है कि ऐसा कृत्य एक वकील को बिना भय या पक्षपात के पेशे के अभ्यास से रोकता है। उल्लेखनीय है कि प्राचा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कई आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में घटी घटना को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने रविवार 27 दिसंबर को एक पत्र लिखकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने एटा में एक घर का दरवाजा तोड़कर एक वकील जो एडवोकेट की पोशाक में था उनको घसीटा और घर के बाहर खींच लिया और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में घटी घटना को गंभीरता से लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भारत के मुख्य न्यायाधीश और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है। विज्ञप्ति में दोषी पुलिस कर्मियों का पता लगाने और उत्तर प्रदेश सरकार को उन्हें तत्काल निलंबित करने, स्थानांतरित करने और उन्हें सेवा से हटाने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। नीलेश नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दर्शकों और नागरिकों द्वारा मीडिया व्यवसाय के खिलाफ दर्ज शिकायतों की सुनवाई और शीघ्र निस्तारण के लिए एक स्वतंत्र नियामक मीडिया ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग की है।
एडवोकेट राजेश इनामदार, शाश्वत आनंद और अमित पै के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, पिछले कुछ वर्षों में मीडिया ट्रायल, हेट स्पीच, प्रोपेगेंडा न्यूज, पेड न्यूज रोजमर्रा की बातें हो गए हैं, जिससे पीड़ितों के निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार और निष्पक्ष और अनुपातिक रिपोर्टिंग का अधिकार बाधित हो रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वर्तमान याचिका मीडिया व्यवसाय के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने की मांग नहीं करती है, बल्कि गलत सूचना, भड़काऊ कवरेज, फर्जी समाचार, निजता के उल्लंघन आदि के मुद्दों जिनमें मीडिया व्यवसाय अपने धंधे को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से लिप्त है, याचिका इस पर कुछ जवाबदेही तय करने की मांग करती है। याचिका में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा बिना किसी जवाबदेही के ताकत का प्रयोग कानून की नियत प्रक्रिया के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि मीडिया व्यवसाय की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और प्रतिष्ठा के अधिकार, साथ ही राष्ट्र में शांति और सद्भाव के हितों के संरक्षण के लिए मीडिया व्यवसायों और नागरिकों अधिकारों के बीच संतुलन के लिए ऐसे नियामक की आवश्यकता है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 CLAT 2021 9 मई को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा जारी नोटिफिकेशन की घोषणा की गई है। मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण अधिसूचना हालांकि परीक्षा के ऑफलाइन मोड आवश्यकता के मामले में संशोधन के अधीन होगा। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।